हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। कुणाल माहिर सिया कबीर को ये सारा कांड एंजॉय करते अच्छे से देख पा रहा था। कुणाल दांत पीसते हुए माहिर के पास जाकर कहा, अभी के अभी माही को लेकर उसके रूम में जाओ वरना मैं तुम्हारे आज दांत तोड़ दूंगा। माहिर ने कहा, पर मैं क्यों उस जंगली बिल्ली को लेकर जाऊं, वह खुद भी तो जा सकती है। कुणाल ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि यह सारा कांड तुम तीनों का किया हुआ है। अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी ना कि यह सब तुमने किया है तो तुम्हारे साथ क्या होगा वह मैं खुद भी नहीं जानता। जाओ और जाकर माही को संभालो, मैं निखिल को देखता हूँ। कबीर तुम तन्वी को देखो। कुणाल की बात सुनकर माहिर बनाते हुए माही के पास चला गया और माही को कहा, एक जंगली बिल्ली चलो तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दूं। माही ने माहिर से कहा, अरे आप फिर से आ गए मुंह उठाकर, क्या आपका मेरे बिना दिल नहीं लगता जो बार बार मेरे पास चले आते हो, मुझे परेशान करने आए हो आप। अगर आपको मेरे साथ रहना है तो मेरी सारी बात मानी पड़ेगी। माहिर ने माही से कहा, तुम जैसी जंगली बिल्ली के साथ भला कौन रहना चाहेगा। और कुणाल ने गुस्से में माहिर को चिल्लाते हुए कहा, माहिर मैंने तुम्हें उससे संभालने के लिए बोला है ना कि लड़ने के लिए, उसे लेकर जाओ। माहिर ने माही को जबरदस्ती अपने कंधों पर उठाया और उसे सीढ़ियों से उसके रूम की तरफ ले गया। वही दादाजी ने अपनी छड़ी उठाए और निखिल के पास जाकर उस पे छड़ियों की बरसात कर दी। निखिल बेचारा चिल्लाते हुए दादू से बोला, दादू आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है। आप जब देखो हिटलर बने फिरते हो, आप बच्चों पर इतने अत्याचार कैसे कर सकते हो। दादी माँ सही डांटती है आपको, आप सच में बहुत ही खड़ूस हो गए हो, बढ़ती उम्र के साथ आपका दिमाग भी सठिया गया है। निखिल के मुंह से ये सब सुनकर दादू का मुंह खुला का खुला रह गया। वह निखिल को ऐसे देख रहे थे जैसे निखिल के अंदर आज कबीर सिया का भूत घुस गया हो। हमेशा सेंसिबल बात करने वाला निखिल आज अनाप शनाप बोल रहा था। कुणाल निखिल के पास गया और उसे दादू की मार से बचाते हुए कहा, दादू छोड़े इसे, यह अभी नशे में है, इसे कुछ पता नहीं है ये क्या बोले जा रहा है। यह इस हालत में ही नहीं कि इसको समझ आए कि क्या बोले और क्या नहीं। दादू ने कुणाल से कहा, इस बेशर्म को ले जाओ और इसे किसी कमरे में जाकर बंद कर दो ताकि ये उजलूल हरकतें करना बंद कर दे। इसको मैं सुबह देखता हूँ, जब ये नालायक होश में आ जाएगा तब मैं इससे बात करता हूँ। यह इतना बेशर्म कैसे हो गया। कुणाल ने निखिल से कहा, निखिल चलो मेरे साथ। पर निखिल कहाँ मानने वाला था। उसने कुणाल को उंगली देखते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, तुम मुझसे हमेशा ऐसे चिल्लाकर क्यों बात करते हो। तुम्हें पता है तुम कितने खड़ूस, जल्लाद और निर्दयी हो। वैसे तुम्हारे बारे में सिया सच ही कहती है कि तुम एक राक्षस इंसान हो, हमेशा अपनी नीली आंखों से सबको डराते रहते हो। कुणाल ने निखिल को कहा, निखिल चुपचाप से मेरे साथ चलो वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। निखिल ने कहा, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, जाओ तुम्हें जो करना है वो कर लो। निखिल ने कुणाल की बात को अनसुना कर दिया। इस बात पर कुणाल को गुस्सा आ गया। उसने दादू के हाथ से उनकी छड़ी लेते हुए कहा, तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। कुणाल के हाथ में छड़ी देखने के निखिल डर गया। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मेरे अच्छे भाई हो, भला मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ। कुणाल ने कहा, चुपचाप से मेरे साथ चलो वरना आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कुणाल निखिल को अपने साथ उसके रूम में ले गया और वहां ले जाकर उसे सुला दिया। कुछ देर बाद कुणाल वापस नीचे आ गया। वही जब निखिल दादू से मार खा रहा था, उस समय तन्वी टेबल पर बैठे झूम रही थी और निखिल को मार खाते हुए देख बहुत खुश होकर जोर जोर से तालियां बजा रही थी और मारो दादू इसको और मारो दादू। तभी मीरा जी और दादी माँ तन्वी के पास गए और तन्वी के पास जाकर उसे नीचे उतारते हुए बोली, नीचे उतरो, ये देखो आपने खुद को क्या हाल कर लिया है, जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज करो। तन्वी ने मीरा जी को गाल पर किस करते हुए कहा, मीरा माँ मेरा भी मन नहीं है, मैं अभी और एंजॉय करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यही रहने दीजिए। तभी तन्वी के पास कबीर आता है और उसे संभालते हुए बोलता है, चलो तन्वी दी मैं आपको आपके रूम में छोड़ देता हूँ। तन्वी कबीर को देखकर बोली, अरे कबीर भैया अच्छा हुआ आप आ गए, आपने देखा था दादू ने अभी आपके उस खड़ूस भाई की कैसे क्लास भी, आज तो उसकी क्लास लगते देख मुझे तो मजा ही आ गया, मैं आज बहुत खुश हूँ। कबीर ने कहा, हाँ मैंने देखा, आप चलिए। कबीर तन्वी को संभालते हुए उसके रूम में ले गया। तन्वी के जाने के बाद कुणाल ने रेहान, रेहाना, दादा और दादी और मीरा जी को कहा, आप लोग भी जाए और जाकर रेस्ट कर लीजिए, अब बहुत रात हो चुकी है, आप सबको सो जाना चाहिए। मीरा जी ने कहा, बेटा पर यह सब कौन संभालेगा, अब तक तो सारे सर्वेंट भी सो चुके होंगे, आपने देखा घर की क्या हालत हो गई है।
कुणाल ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, हाँ देख रहा हूँ, आज घर घर नहीं चिड़ियाघर लग रहा है। सिया ने कुणाल की तरफ देखते ही अपनी नजर इधर उधर फेर ली। फिर रेहान, रेहाना, दादू दादी और मीरा जी सब अपने अपने रूम में सिया और कुणाल को गुड नाइट बोलकर वहां से चले गए। अब हॉल में सिया कुणाल ही बचे थे। कुणाल ने एक सर्वेंट को कॉल किया और उससे कुछ सर्वेंट को अपने साथ लाने का बोलकर फोन रख दिया। कुछ देर बाद 4 सर्वेंट हॉल में आए। उन्होंने सर झुकाते हुए कुणाल के सामने खड़े होकर पूछा, सर आपने हमें बुलाया? कुणाल ने कहा, इस सब को क्लीन कर। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्होंने पाया कि पूरा घर बिखरा पड़ा था। उन सर्वेंट्स ने कहा, ओके सर, हम अभी कर देते हैं, और फिर अपने चारों अपने अपने काम में लग गए। कुणाल सिया के पास गया और उसे व्हीलचेयर से अपनी गोद में उठाते हुए बोला, चलो रैबिट, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। सिया ने अपनी गर्दन हमें हिलाए और दोनों हाथ कुणाल के गर्दन में लपेट ली। कुणाल को सिया का इतने पास होना बेचैन कर रहा था। उसका मन कर रहा था वो सिया को किस कर ले। कुणाल जैसे तैसे कंट्रोल कर लिया। वो सिया को उसके रूम तक ले गया। सिया आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। कुणाल का खुद पर कंट्रोल खोता जा रहा था। कुणाल ने सिया को उसके बेड पर लिटाया और अंदर से डोर लॉक कर ली। सिया ने, कुणाल ये आप क्या कर रहे हैं? कुणाल ने सिया से रूड वॉइस में कहा, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, पर आगे का कह नहीं सकता। सिया ने चिल्लाते मैं कुणाल से कहा, क्या मतलब है आपका कह नहीं सकता? आप क्या करने का सोच रहे हो? देख, फिर मैं बता रही हूँ, अगर आपने मुझे कुछ भी किया ना तो मैं आपकी शिकायत दादू से कर दूंगी। जैसे आज निखिल भाई को मार पड़ी है ना, वैसे ही आपको भी दादू अच्छे से मार खिलाएंगे। कुणाल ने सिया से कहा, तुम्हें क्या लगता है तुमने जो आज किया है उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है? सिया एकदम हड़बड़ा गई और कुणाल से कहा, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यह आप क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुणाल ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, सिया मेरे सामने ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो कुछ भी निखिल, तन्वी और माही के साथ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ है। सिया ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। यह आप क्या बोल रहे हो? कुणाल ने सिया से कहा, मैं जहां तक जानता हूं पार्टी में कोई अल्कोहल नहीं था। जिस किसी को नशा हो जाए तो पक्का, और जो जूस तुमने माहिर के हाथ मेरे लिए भिजवाया था, मुझे तुम पर तभी शक हो गया था कि पक्का इस जूस में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर जब वह जूस माही नहीं पिया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। अब बताओ तुमने क्या किया था? कुणाल की बात सुनकर सिया ने अपनी गर्दन नीचे झुका दी जैसे कि किसी बच्चे की चोरी पकड़ी गई हो। कुणाल ने सिया की तरफ देखा और फिर सिया से कहा, सिया मेरी तरफ देखो और बताओ तुमने क्या किया था? सिया ने कुछ नहीं बोला तो कुणाल ने गुस्से में सिया से चिल्लाते हुए कहा, क्या मैंने पूछा? मुझे बताओ तुमने क्या किया था? कुणाल का इस तरह से खुद पर चिल्लाना सिया को नहीं लगा। सिया की आंखों में आंसू आ गए। सिया की आंखें भर आई। कुणाल ने जब सिया को देखा कि सिया रो रही है उसे बहुत बुरा लगा। उसने प्यार से कहा, रैबिट मैं पूछ रहा हूँ तुमने क्या किया है? प्लीज मुझे बताओ ताकि मैं उन सब का हैंगओवर उतार सकूं। तुमने उन्हें क्या दिया है? कहीं ऐसा ना हो जाए उन तीनों की तबीयत खराब हो जाए, इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुमने उनके साथ क्या किया है? सिया को कुणाल की बात समझ आ गई। उसने बोलना स्टार्ट किया पर सिया इस वक्त रो रही थी। सिया ने कहा, सुबह से किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया था, और तन्वी जो हमेशा मुझे सबसे पहले भी करती थी वह भी मेरा बर्थडे भूल गई थी। मैं पूरा दिन रूम में अकेली बोर होती रही, कोई मेरे पास नहीं आया, सब अपने अपने में बिजी थे, किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा फील हुआ, इसलिए मैं सबसे नाराज थी। तो मैंने तन्वी को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया था। मैंने उस जूस, रेड वाइन और थोड़ी सी भांग मिला दी। वो भांग और रेड वाइन मुझे माहिर भाई और कबीर भाई ने लाकर दी थी। कुणाल ने पूछा, क्या वह दोनों भी इस प्लान में तुम्हारे साथ है? सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर को ने कहा, तुम्हें पता है ये सब कितना डेंजर हो सकता था? उन लोगों के लिए तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। सिया ने नम आंखों से कहा, सॉरी, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कुणाल ने सिया का फेस देखा जो बिल्कुल मुरझा गया था। सिया इस समय बहुत ही क्यूट और इनोसेंट लग रही थी। कुणाल खुद को रोक नहीं पाया और क्या का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर सिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। सिया में कोई रिएक्ट नहीं किया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे समझ में आया कि अचानक से ये सब क्या हो गया। उसे लगा था कि कुणाल उस पर गुस्सा करेगा। उसे इस चीज की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। कुणाल ने एक हाथ सिया की कमर पर रखा और दूसरा उसकी गर्दन पर और उसे डीपली किस करने लगा। कुणाल का मन कर रहा था कि वह सिया में ही समा जाए। उसे सिया से अलग होने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कुणाल को कहीं ना कहीं फील होने लगा था कि वह सिया से प्यार करने लगा है। अब उसे सिया के पास जाने से बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता था। हर वक्त बस सिया को देखना चाहता था, उसकी बातें सुनना चाहता था, फिर चाहे उसकी बातों में कोई लॉजिक हो या ना हो, वह बस उसे ही सुनना चाहता था। कुणाल ने देखा कि सिया को सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
तब जाकर उसने सिया को छोड़ा। इस वक्त कुणाल की बॉडी पूरी तरह से सख्त हो चुकी थी, उसे अपनी बॉडी में बहुत गर्मी सी महसूस हो रही थी। झटके से सिया के पास से उठा और उससे कहा, जो तुमने किया है उसकी पनिशमेंट मैं तुम्हें सुबह दूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ, तुम रेस्ट करो और यह कपड़े चेंज करके सो जाना, इन कपड़ों में तुम सो नहीं पाओगी। कुणाल वहां से दूर खुलकर बाहर चला गया। वहीं बैठी बस कुणाल को जाते देख रही थी। कहीं ना कहीं आज पहली बार सिया को कुणाल का किस करना अच्छा लगा था। कुणाल वहां से सीधे अपने रूम में गया और कपड़े उतार कर साबर के नीचे खड़ा होकर सिया और अपने बारे में सोचने लगा। कुणाल ने खुद से कहा, मैं कभी किसी लड़की के पास नहीं गया, मुझे कभी ऐसा किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ जो तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे लिए होता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह सब क्या हो रहा है, मैं कब से ऐसा बन गया। मुझे तो लड़कियों का खुद को देखना तक पसंद नहीं था, पर जब तुम्हारी बात आती है तो मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। मैं तुम्हें किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, तुम्हारी बकवास सुनना, तुम्हारी बकवास बातें बर्दाश्त करना, तुम्हें देखना, सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। क्या सच में मुझे तुमसे प्यार हो गया है? हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम हो ही इतनी थी और इनोसेंट कि तुम्हें प्यार करने से कोई खुद को कैसे रोक पाए। कुणाल ने देखा कि अब उसकी बॉडी शांत हो चुकी है तो वह टॉवल लपेटे बाहर आया। तभी उसका फोन रिंग होता है। उसने फोन उठाकर देखा तो कॉल मिराज की थी। उसने कॉल पिक करते ही बोला, हाँ बोलो मिराज। सामने से मिराज बोला, बॉस हमें उन लोगों का पता चल गया है जिन्हें सिया को मारने की कोशिश की थी। मिराज ने कहा, बॉस वह लोग इसी शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। कुणाल ने मिराज में पूछा, कौन वो लोग? मिराज ने कहा, अधीर खन्ना और उसका बेटा नीरज खन्ना। कुणाल ने उनका नाम सुना दो कुणाल का फेस गुस्से में लाल हो गया। उसकी पकड़ फोन पर टाइट हो गई। कुणाल ने कहा, उठा लो इन लोगों को और अड्डे पर ले जाकर पटक दो और सुबह आकर मैं अपने आप में बता दूंगा तो उनके साथ क्या करना है। मिराज ने कहा, ठीक है बॉस, हम अभी इसी काम पर लग जाते हैं। और फिर कुणाल ने फोन रख दिया और सोचने लगा कि सिया की इनके ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो वो सिया को जान से मरना चाहते हैं। कुणाल खुद से बोला, मेरे होते सिया का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम लोगों को पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। सुबह तक जी लो अपनी जिंदगी, तुम सुबह मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारे साथ पुश्ते भी काम जाएंगी। फिर कुणाल अपने बेड पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह 5 बजे कुणाल उठा और अपने कपड़े अलमारी से निकालकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद कुणाल नहाकर बाहर आया और अपने कपड़े पहनकर अलमारी से अपनी गन और निकाल कर अपनी पॉकेट में रख वहां से बाहर निकल गया। सब घर वाले सो रहे थे। कुणाल बिना किसी शोर शराबे के चुपके से अपनी कार लेकर विला से बाहर निकल गया। किसी बॉडीगार्ड को भी अपने साथ नहीं ले गया था। कुणाल चुपचाप से घर से निकला था तो किसी को उसके जाने के बारे में पता नहीं था। दूसरी तरफ कुणाल के ईगल विला में जो कुणाल का अड्डा है वहां पर 2 लोगों को बांधकर मिराज उन पर फुल टॉर्चर कर रहा था, पर वह लोग हार मानने को तैयार नहीं थी। मिराज लगातार कुणाल को उनकी सारी अपडेट दे रहा था जिसकी वजह से कुणाल गुस्से में आ गया था और इतनी सुबह सुबह घर से निकल गया। वह लोग कोई और नहीं बल्कि सिया के दुश्मन अधीर खन्ना और उसका बेटा नीरज खन्ना। वह लोग मिराज को हल्के में ले रहे थे। उनको नहीं पता था कि मेरा तो सिर्फ एक मोहरा है, उनका असली दुश्मन तो उनके सामने अभी आया ही नहीं है। वह अभी कुणाल से अनजान थे। उनको बस यही लग रहा था कि यह कोई छोटा मोटा गुंडा है जो उन्हें ऐसे उठाकर ले आया है। मिराज ने कहा, मैंने तुम्हें चॉइस दी थी, तुमने मेरी बात ना मान कर खुद की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अब तुम्हारे साथ क्या होगा वह मैं भी नहीं जानता, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुमने किससे पंगा लिया है। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किसको ऑफेंड किया है तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उस इंसान को ऑफेंड करने का मतलब है सीधे सीधे मौत को बुलावा देना है। मिराज की बात सुनकर उन लोगों को लग रहा था मिराज बस उन्हें ये सब डराने के लिए बोल रहा है। उन्होंने कहा, तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें कभी नहीं बताएंगे कि हम सिया को क्यों मारना चाहते थे, और तुम चाहे कितना भी जोर लगा लो तुम कभी सच तक नहीं पहुंच पाओगे। मिराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सच तक नहीं पहुंच सकता तो कोई बात नहीं, मैं तुम जैसे लोगों के मुंह लगकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तुम अपनी मौत को एंजॉय करो, तब तक मैं जाकर आराम करता हूँ। साला कल से तुम्हारी वजह से मैंने खाना तक ठीक से नहीं खाया है, सोना तो दूर की बात है। मिराज वहां से बाहर चला गया। मिराज के बाहर जाते ही उन लोगों ने एक राहत की सांस ली। नीरज ने कहा, डैड आप बता क्यों नहीं देते इसको कि आप सिया को क्यों मारना चाहते हो? वैसे भी मैं तो उसे मारना नहीं चाहता था, मुझे अगर पहले पता होता कि वह लड़की इतनी सुंदर है तो मैं कभी उसे मारने के लिए अपने आदमी नहीं भेजता। उसके डैड ने कहा, सेट आप कैसी बातें कर रहे हो तुम पागल हो गए हो? एक लड़की के लिए अपने डैड का साथ छोड़ दोगे? लोग आपस में बहस कर रहे थे। उनको नहीं पता था कि वह लोग किस मुसीबत में फंस गए हैं। वह अनजान थे अपने आने वाले कल से और आने वाले खतरे से, क्योंकि वह जहां फंसे थे उनका वहां से बाहर निकलना तो मुश्किल था।
अब उन्हें बस वहां से एक ही चीज निकाल सकती थी, उनकी मौत। कभी उस रूम के गेट पर एक जोरदार लात पड़ी और गेट एकदम से खुल गया। अधीर और उसके बेटे नीरज ने उस तरफ देखा तो उनके सामने कुणाल खड़ा था। कुणाल को देखते ही दोनों बाप बेटे डर के मारे थर-थर कांपने लगे। वह पूरे पसीने से भीग गए थे। कुणाल बड़े स्टाइल से धीरे धीरे चलकर उनके पास अंदर आया और एक चेयर साइड से लेकर उन दोनों के सामने बैठ गया और अधीर खन्ना को कहा, हेलो मिस्टर खन्ना, तो कैसे हैं आप? आई होप आपको यहाँ तकलीफ नहीं हुई होगी। मिस्टर खन्ना की तो हमारी उड़ चुकी थी, उसका बेटा बस कुणाल को हैरान था। कुणाल अच्छे से जानता था कि यह लोग कितने घटिया और कितने नीच गिरे हुए लोग हैं, जिन्होंने कितने भी घर उजाड़ दिए, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कुणाल कभी उनके रास्ते में नहीं आता था, लेकिन इस बार उन्होंने कुणाल की फैमिली को टारगेट किया था, तो कुणाल उन्हें कैसे छोड़ सकता था। कुणाल ने उनसे कहा, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। जो मैं पूछूं उसका साफ साफ जवाब देना, और आप लोग अच्छे से जानते हो कि मुझे गुस्सा दिलाने से आप लोगों का ही नुकसान होगा, तो मैं जितना पूछा सिर्फ उतना ही जवाब देना, वरना आप अच्छे से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन दोनों की मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो पसीने से पूरे भीग चुके थे और थर-थर कांप रहे थे। कुणाल ने कहा, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं, तो अब बताओ कि तुम सिया को क्यों मारना चाहते थे, और सिया से तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी है जो तुम उसकी जान के दुश्मन बने हो? जहां तक मैं जानता हूं कि पहले भी कई बार सिया पर अटैक हो चुके हैं, तो क्या वह तुम कराए थे? सच सच बताना, जो भी हो मुझे सब जानना है, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझसे झूठ बोलने का मतलब क्या है। वह दोनों कुणाल की बात का कोई जवाब नहीं देते, तो कुणाल ने फिर से उनसे कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है? उन दोनों का जवाब न आता देख कुणाल की गुस्से भरी आवाज पूरे रूम में गूंज गई थी। तभी वहां मिराज आया। उसने कुणाल को देखते हुए कहा, बॉस आप आ गए। कुणाल ने मिराज को ऑर्डर देते हुए कहा, अभी के अभी खदकता हुआ तेल लेकर आओ। मिराज ने कहा, ओके बॉस, और वहां से चला गया। ये सुनते ही वह दोनों बाप बेटे के तो होश उड़ गए। वह सोच रहे थे कि यह जल्लाद गर्म तेल का क्या करेगा। थोड़ी देर बाद नीरज वहां आ जाता है। उसके साथ दो बॉडीगार्ड बाउल को कपड़े से पकड़कर अंदर लेकर आते हैं और जमीन पर रख देते हैं। कुणाल उन बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उन दोनों आदमियों के पैर गर्म तेल के अंदर डाल दे, जिसे सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वह चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा मत करिए प्लीज, हम कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता। कुणाल गुस्से में उठकर अधीर खन्ना के पैर को उस बावल में डाल देता है, जिससे उनके पीछे निकल जाती है। नीरज की तो पेंट गीली हो गई थी। अधीर खन्ना ने कहा, रुको रुको मैं बताता हूँ। कुणाल ने कहा, मिराज बॉडीगार्ड को लेकर तुम बाहर रुको, मैं 10 मिनट के बाहर आता हूँ। मिराज वहां से बॉडीगार्ड के साथ बाहर चला गया। तो फिर कुणाल ने उनसे पूछा, तो अब बताए आप सिया को क्यों मारना चाहते हो? अधीर ने बताना शुरू किया कि आज से वर्षों पहले जब वह एक जंगल में एक इच्छाधारी नाग नागिन से उनकी मनी छीन रहे थे, और उन्हें इच्छाधारी नाग नागिन को मारने के बाद जैसे ही उनको वह शक्तियां और मनी मिलने वाली थी, तभी या जख्मी हालत में वहां आ गई थी और वह शक्तियां सिया के अंदर चली गई थी। विधि के विधान के अनुसार 25 वर्ष से पहले वह शक्तियां सिया पर हावी नहीं हो सकती थी। कुणाल ने पूछा, कैसी शक्तियां? अधीर ने कहा, हमने इच्छाधारी नाग नागिन को मारकर उनसे नागमणि छीन ली थी, और बस उस मणि की शक्तियां हमें मिलने ही वाली थी कि तभी वहां पर सिया वहां गई, और वह शक्तियां हमें ना मिलकर किया को मिल गई। वे सिया बहुत खास है, उससे सिया किसी को भी अपने वश में कर सकती है, किसी को भी पहचानने की ताकत रखती है। सिया चाहे तो पूरा जहाज अपनी ताकत से पलट सकती है। सिया उस मणि की शक्तियों के कारण नागलोक की रक्षा करने के लिए अमावस्या के दिन नागलोक में जाकर शिव जी के सामने तांडव, जिससे उसकी शक्तियां 2 गुना बढ़ जाएगी। सिया जब ये सब करेगी तो अमावस्या की घनी रात में ही करेगी। शिव जी के सामने जब तांडव कर रही होगी तो वहां पर नागलोक के सभी इच्छाधारी नाग नगिन मौजूद होंगे, तो नागमणि वहां पर प्रकट होगी, जिसे सिर्फ सिया ही छू सकती है। नागमणि की शक्तियां जिसके भी पास होती है वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। उसके पास पैसों की, धन माया की, ताकत की कोई कमी नहीं होती। मेरी भी यही इच्छा थी, इसलिए उस दिन मैंने जंगल में नाग नागिनों की बलि चढ़ा दी थी, और वह शक्तियां मुझे ना मिलकर सिया के अंदर प्रवेश कर गई थी। मैं इस बात से गुस्सा था, इसलिए हम सिया को मारना चाहते थे, ताकि वह नागमणि की शक्तियां हमें वापस मिल जाए और हम दुनिया पर राज कर सके। पर हर बार जितनी बार भी हमने किया को मारने की कोशिश किया, वह 3 बार बच गई। फिर नीरज ने कहा, मैं तो सिया को मारना ही नहीं चाहता था। जब डैड ने बताया कि उन्हें एक लड़की को मारना है, तो मैंने अपने कुछ आदमी सिया के पीछे लगा दिए। मैं नहीं जानता था कि वह बहुत ही खूबसूरत बला है, जो कोई भी उसे देखे बस देखता ही रह जाए। जब मैंने सिया का फोटो अपने आदमी के भेजे हुए मेल पर देखा, तो मेरा मन उस पर मोहित हो गया, और मैंने सोचा कि जब भी इस लड़की को मारना है, जब भी मारना है, तो क्यों ना इसके साथ थोड़े मजे कर लिए जाए।
नीरज के मुंह से सिया के लिए ये सब सुन कुणाल का खून खौल उठा और उसने अपनी जेब से गन निकाल कर सीधा नीरज के पैर पर चला दी और उसका कॉल पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिया के बारे में ये सब बोलने की, सोचने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम जानते हो तुमने किससे पंगा लिया है? खैर तुम नहीं जानते तो तुम अपने बाप से पूछ लो कि अंडरवर्ल्ड और इस देश में कुणाल कपूर का क्या रुतबा है। कुणाल फिर वहां से बाहर निकल गया। बाहर उसे मिराज मिला और उसने कहा, दोनों की बोटी बोटी कर कर जंगल में फेंक दो। कुणाल वहां से ओल्ड कपूर मेंशन के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने की वेट कर रहे थे। सिया को भी माहिर व्हीलचेयर पर बिठाकर नीचे हॉल में ले आया था। सब बस खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि कुणाल ने आकर सिया का हाथ रोक दिया। सिया ने मुड़कर देखा तो वहां सामने कुणाल खड़ा था। सिया ने पूछा, क्या हुआ, आप मुझे खाना क्यों नहीं खाने दे रहे हो? कुणाल ने कहा, तुमने जो कुछ कल किया है उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट देना बाकी है। आज तुम्हारी यही पनिशमेंट है कि तुम खाना नहीं सिर्फ खिचड़ी खाओ। खिचड़ी का नाम सुनते ही मुंह बन गया। एशिया ने कुणाल से कहा, मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी। तो कुणाल ने भी किया को वहां पर से जवाब देते हुए कहा, देख लो, अगर यह पनिशमेंट तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो मैं निखिल, माहिर और तन्वी को बता देता हूँ कि कल जो कुछ भी उनके साथ हुआ था वह तुम्हारी, कबीर और माहिर की मिलीभगत थी। फिर वह लोग मिलकर तुम्हारा क्या हाल करेंगे तुम खूब अच्छे से सोच सकती हो। माही चुप हो गई और कुणाल से कुछ नहीं होगा कहा। कुणाल ने किया कि प्लेट साइड रखते हुए एक सर्वेंट को कहा, जाओ और जाकर एक बाउल भरकर खिचड़ी बनाकर लेकर आओ। मैं सर्वेंट कुणाल की बात सुनकर वहां से चला गया। फिर कुणाल ने माहिर और कबीर की तरफ जाते हुए उनकी भी खाने की प्लेट उठा ली। दोनों सवालिया नजरों से कबीर की तरफ देख रहे थे। कबीर ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, तुमने जो कल किया है मुझे सब पता है। अगर तुम चाहते हो कि माही, कबीर, निखिल और तन्वी को तुम्हारे के कान की भनक न लगे तो मैं जो कह रहा हूँ वही करो। माहिर और कबीर दोनों समझ गए थे कि कुणाल को उनके कान के बारे में सब पता है। तीनों बेचारे मुंह बनाकर सबको खाते हुए देख रहे थे। सब ने पूछा कि यह तीनों क्यों नहीं खा रहे तो कुणाल ने कहा, इन तीनों के पेट में थोड़ा दर्द है। कल इन्होंने पार्टी में कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए मैंने इनके लिए अलग से खिचड़ी बनवाई है। दादी और ने कहा, सही किया बेटा, हल्का खाएंगी तो इनका पेट जल्दी से ठीक हो जाएगा। तीनों कुणाल को खा जाने वाली नजरों से दूर रहे थे। जैसे खाना ना मिले तो वह कुणाल को ही कच्चा खा जाएंगे। कुणाल ने किया की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, इसकी पनिशमेंट मैं सुबह दूंगा, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तन्वी ने टोंट मारते हुए सिया से कहा, सिया, जब घर में फ्री का डॉक्टर है तो तुम तीनों ने उसे क्यों नहीं दिखाया? वैसे भी वो फ्री ही तो रहता है पूरे दिन, काम वाम तो उसके पास कुछ है नहीं। निखिल तन्वी की बात सुनकर समझ गया था कि यह सब तन्वी उसी को सुनाने के लिए बोल रही है। अभी तक सब नॉर्मल था क्योंकि उनमें से कि तीनों में से किसी को कुछ याद नहीं था कि उन्होंने रात कौन कौन से कांड किए हैं। अभी तो भांडा फूटना बाकी है। सुबह का वक्त था इसलिए किसी ने भी रात के कारणों के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की थी। सब नॉर्मल लग रहा था, पर दादू निखिल से गुस्सा थे और रेहाना दोनों के पास रात की वीडियो रिकॉर्डिंग सेव थी। दोनों ने वह सबको फॉरवर्ड कर दी थी। निखिल और तन्वी के किए कांड तो बहुत ही भयंकर थे। अब क्या होगा जब उन दोनों को उनके के कारणों का पता चलेगा, यही सोच सोच कर दिया अपने मन में खुश हो रही थी कि कुणाल ने उसे सजा देकर सारा मजा ही खराब कर दिया था। सिया को कुणाल पर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही साथ कबीर और माहिर दोनों सिया पर गुस्सा थे। वह दोनों सिया को खा जाने वाली नजरों से दूर रहे थे, जैसे बोल रहे हो कि ये सब तुम्हारा क्या धरा है जो आज हमें भूखा रहना पड़ेगा। सिया बेचारा समूह बनाकर दोनों की तरफ देख रही थी। कुणाल तीनों की तरफ एक नजर देखता है और खुद खाना खाने सबके साथ बैठ जाता है। तभी निखिल कुणाल से पूछता है, तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? निखिल की बात सुन कुणाल ने कहा, मुझे एक जरूरी काम आ गया था, बस उसी के लिए मैं बाहर गया था। निखिल ने कहा, ओके, और वह फिर से अपने खाने में बिजी हो गया। रेहाना ने तन्वी को पूछा, तन्वी दी, आपको कल का कुछ याद है? कल आपने पार्टी में क्या किया था? तन्वी दोनों की तरफ सवालिया नजरों से देख रही थी, जैसे पूछ किस बारे में। तन्वी की तरफ देखते हुए कुणाल ने कहा, रेहाना, तुम दोनों को कॉलेज जाना है, अपना खाना खत्म करो, तुम्हें ड्राइवर कॉलेज ड्रॉप कर देगा। दोनों ने कुणाल की बात मानते हुए आगे तन्वी से कुछ नहीं कहा, जबकि बाकी घर वाले समझ गए थे कि कुणाल तन्वी, माही और निखिल को कल वाली बात पूछकर एम्बेरस नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद एक सर्वेंट एक बड़ा बाउल खिचड़ी केलकर डाइनिंग टेबल पर रखकर चला गया। कुणाल ने 3 प्लेट में खुद अपने हाथों से खिचड़ी डाली और कबीर, सिया, माहिर की
तरफ बढ़ा दी। तीनों कुणाल को कच्चा खा जाने वाले नजरों से देख रहे थे, जैसे बोल रहे हो कि यह तुम ठीक नहीं कर रहे। सिया ने हजारों गालियां कुणाल को अपने मन में देते हुए कहा, नीली आंखों वाले मॉन्स्टर, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम जो कर रहे हो इसका बदला तो मैं तुमसे जरूर लेकर हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। खुद हाथ जोड़ दोगे? मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि तुम दोबारा कभी मुझे पनिशमेंट देने का सोचोगे भी नहीं। कुणाल तो कभी किसी की सुनता ही नहीं है। उसने भी अपनी आंखों ही आंखों में तीनों को इशारा करते हुए कहा कि चुपचाप ये करो वरना तुम्हारे साथ क्या होगा मैं खुद भी नहीं जानता। दरअसल सिया की वजह से ही कुणाल ने बस उन्हें ये छोटी सी सजा दी थी, नहीं तो जो कांड उन्होंने किया था उसके लिए वह उन्हें कुछ बड़ी सजा देने वाला था। पर जब अधीर और उसके बेटे नीरज की बातें कुणाल ने सुनी, उसके बाद उसने अपना मन बदल लिया। वो सिया को किसी भी तरह से गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। तीनों ने मन मारते हुए वह खिचड़ी की प्लेट ले ली और खाना शुरू कर दिया। कबीर और माहिर फिर भी खिचड़ी थोड़ा बहुत एंजॉय करके खा रहे थे। उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सिया को बचपन से ही खिचड़ी पसंद नहीं थी। वह बहुत बुरा बुरा मुंह बनाकर खिचड़ी की एक एक वाइट लेकर खा रही थी। कुणाल सिया को इस तरह खिचड़ी खाते देख अपने मन में खुश हो रहा था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, और अपने मन में बोलता है, इसके बाद तुम्हारी इन हरकतों पर तुम्हें जरूर पछतावा होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर कुणाल ने अपना का खाना खत्म किया और अपने रूम की तरफ चला गया। कुणाल के जाते ही दादू ने सिया से कहा, सिया बच्चे, अब तो तुम्हारी चोट को काफी दिन हो गए हैं, तो क्या तुम्हारी चोट में अभी भी दर्द होता है? सिया ने कहा, नहीं दादू, मैं कब से निखिल भैया को बोल रही हूँ कि अब मैं चल सकती हूँ, लेकिन भैया मेरा प्लास्टर काटने को तैयार नहीं है। प्लीज इनसे बोलिए मेरा प्लास्टर काट दे ताकि मैं चल फिर सकूं। दादी ने भी निखिल से कहा, बच्ची को चलने में परेशानी हो रही है तो उसका प्लास निकाल दो। वैसे भी डॉक्टर ने तो कहा ही था कि ज्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, तो वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। निखिल ने कहा, ठीक है दादी, आज हॉस्पिटल से बाद में इसका प्लास्टर निकाल दूंगा। जिसे सुनकर बहुत खुश हो गई। उसे अब ज्यादा दिन तक ये नाटक नहीं करना पड़ेगा कि उसके पैर में चोट लगी और वह चल नहीं सकती। निखिल ने कहा, दादी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगा। और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। रेहाना ने सबको बाय बोला और वह अपने कॉलेज के लिए चले गए, क्योंकि कुणाल ने उन दोनों का एडमिशन एक ही कॉलेज में करा दिया था, जिस वजह से सिया कुणाल से काफी ज्यादा खुश थी और साथ ही साथ उससे चिड़ी हुई थी। तन्वी सिया को उसके रूम में लेकर चली गई और माही भी उन दोनों के साथ उनके रूम में चली गई। कबीर और माहिर ऑफिस के लिए चले गए। कुणाल भी अपने रूम से लैपटॉप बैग लेकर नीचे आया और दादी दादू को बाय बोलकर मीरा जी को कहा, माँ आज मेरे कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं, तो आप प्लीज अच्छा सा डिनर रेडी करवा देना। कुणाल की बात सुनकर मीरा जी ने कहा, ठीक है बच्चा, आप हमें एक बार फोन करके बता देना, हम तब तक सारी तैयारियां कर लेंगे। कुणाल ने कहा, जी माँ, और वह भी ऑफिस के लिए चला गया। तन्वी सिया माही तीनों सिया के रूम में बैठे बातें कर रहे थे। तभी सिया को कुछ याद आया और वह उदास हो गई। ये बात माही और तन्वी दोनों ने नोटिस कर ली थी। माही ने सिया से पूछा, सिया क्या हुआ, तुम एकदम से चुप क्यों हो गई? सिया ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ पुरानी बातें याद आ गई। तन्वी ने पूछा, क्या याद आ गया तुम्हें जो तुम्हें इस कदर मायूस हो गई हो कि आने मिस्टर सिंह और मैसेज सिंह का याद करते हुए कहा, अच्छा है वह मेरे पिता नहीं है। मुझे हमेशा यही लगता था कि वह मेरे पिता कैसे हो सकते हैं। मैं हमेशा यही सोचती थी कि वह पिता के नाम पर कलंक है। मुझे खुद से खिलाती थी कि मैं उनकी बेटी हूँ, पर आज मैं बहुत खुश हूँ ये जानकर कि वह मेरे पिता नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी कि वह मेरे साथ इस तरह भी है क्यों करते हो। जब मैं उनको रेहाना को प्यार करते हुए देखती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं मन में यही सोचती थी कि मैं भी तो उनकी बेटी हूँ, वह मुझे इतना प्यार क्यों नहीं करते। तन्वी ने सिया को उदास देखा तो उसे भी सिया के लिए बुरा लगा और माही को भी। उन दोनों ने बात बदलते हुए कहा, लो हो गया इसका फिर शुरू। वैसे तो इतनी कूल बनी फिरती है और अब देखो कितनी इमोशनली बातें कर रही है। अगर तुम्हें ऐसे ही इमोशनल डायलॉग चिपकाने हैं तो हमें बता दो, हम तुम्हारी वीडियो शूट कर लेते हैं, ताकि जब हमें तुम्हें इमोशनल देखने का मन हो तो हम उसे देख सके। तन्वी ने किया की ओर देखते हुए पूछा, वैसे ये सब तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? क्या तुम हमारे साथ बैठी हुई बोर हो रही हो जो तुम्हें इस तरह बातें कर रही हो? मैंने कहा, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। माही ने कहा, तो ठीक है चलो फिर नीचे हॉल में चलते हैं, वहां पर दादी दादू मीरा आंटी के साथ बैठकर गपशप करते हैं। सिया ने कहा, हाँ मुझे भी उन लोगों के पास जाना है, कई दिनों से मैंने उनसे ठीक से बात नहीं की है, मुझे सबसे बात करनी है। फिर तीनों हॉल में नीचे आ गए। मीरा जी ने पूछा, क्या हुआ बच्चा, आप लोगों को कुछ चाहिए? सिया ने कहा, क्या मीरा माँ, हमें कुछ चाहिए होगा तो क्या तभी हम आपके पास आएंगे? मीरा जी ने कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब था आप लोग यहाँ एक साथ आए हो तो हो सकता है कुछ काम हो।
माही और तन्वी ने कहा नहीं, हम लोग तो बस आपके साथ बैठकर बातें करने के लिए आए थे। दादू ने कहा आइए बैठिए, अच्छा हुआ आप लोग आए, हम भी यहाँ बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे। दादू ने टीवी ऑन किया तो टीवी पर न्यूज चल रही थी कि रातों रात शहर के बड़े बिजनेसमैन अधीर और उनके बेटे नीरज खन्ना हुए लापता, किसी को कोई खबर नहीं वह दोनों कहाँ गए हैं। उनके इन्वेस्टर्स ने उनके घर पर हंगामा खड़ा कर दिया है। मीडिया भी जोर शोर से इन सब को कवर कर रही है, उनका भी तक कुछ पता नहीं चल पाया है वह लोग कहाँ गए और कहाँ नहीं। किसी को कुछ नहीं पता। अधीर खन्ना की वाइफ ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई है कि उनके पति को किसी ने किडनैप कर लिया है, पर किडनैपिंग की फिरौती जैसी अभी तक कोई कॉल उन्हें नहीं आई है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनका किडनैप हुआ है कि नहीं। दादू ने टीवी का रिमोट ऑफ करते हुए कहा दे शहर में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है, पता नहीं यहाँ की गवर्नमेंट जागरूक होगी और कभी यहाँ से जीवन खत्म होगा। तभी तन्वी ने दादू से पूछा दादू आप कुछ खाएंगे? दादू ने कहा हाँ बेटा। तन्वी ने पूछा बताए क्या खाएंगे, मैं बना देती हूँ। दादू ने तन्वी से कहा क्या आप हमारे लिए मूंग दाल का हलवा बना देंगे? तन्वी ने कहा लेकिन वह तो सिया बनाती है ना। तन्वी की बात सुनकर दादू ने सिया की तरफ देखते हुए कहा लेकिन उसे अभी चोट लगी है तो वह नहीं बना पाएगी, इसलिए आप ही बना दीजिए। माही ने कहा कोई नहीं दादू, मैं इसकी मदद कर देती हूँ, हम दोनों बना देंगे। दादू ने दोनों की तरह मुस्कुराते हुए कहा थैंक यू बच्चा, यह आपकी दादी तो हमें कुछ खाने नहीं देती, इनका बस चले तो ये हमें भूखा ही रखें। इस पर दादी ने चढ़ते हुए कहा पूरा दिन आप कुछ न कुछ खाते रहते हो और फिर भी बच्चों से हमारी शिकायत लगा रहे हो। दादू ने कहा हाँ खाते हैं ना, आपके लाए हुए दिए हुए घास फूस दलिया खिचड़ी सलाद ये सब खा खा कर हमारा दिमाग खराब हो गया है, आप हमें कुछ अच्छा खाना है। हंसते हुए कहा दादू आप दादी के लाए खाने को घास फूस बोल रहे हो। सिया ने दादी को भड़काते हुए दादी से कहा दादी देखो दादू आपकी केयर का मजाक उड़ा रहे हैं। दादी ने सिया की बात सुनकर दादू को डोंट मारते हुए कहा हाँ देख रही हूँ आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं, लगता है इन्हें कुछ दिन आराम की जरूरत है, मैं निखिल से बोलकर हॉस्पिटल भिजवा देती हूँ। दादू ने मुंह बनाते हुए कहा हमें कहीं नहीं जाना और हम आराम करके थके नहीं हैं, हमें बहुत काम है, हम गार्डन में जा रहे हो पौधों को पानी देने, तब तक आप दोनों हमारे लिए हलवा बना दूंगी। जब हलवा बन जाए तो हम आ जाएंगे। वह क्या है ना, कड़वे लोगों की बातें सुनकर हमारा मैंने भी कड़वा हो गया है, तो हम बाहर जाकर ठंडी हवा खाएंगे तो हमें थोड़ा अच्छा फील होगा। दादू की बात सुन दादी माँ ने कहा हाँ हाँ जाए जाए, हमें भी आपसे बात करने का कौन सा शौक चढ़ा है, जब देखो तब एंग्री ओल्ड मैन बन सकते हैं। दादी बना दे उठकर अपने रूम में चली गई। दादू भी वहां से गार्डन की तरफ चले गए। दोनों को जाते देख या का कान मरोड़ते हुए सिया से कहा आप बहुत शैतान हो गए हो, तो दोनों की लड़ाई करवा दिया। इस पर सिया ने मीरा जी को कहा मीरा माँ हमारा कान छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है, आप उन दोनों की टेंशन मत लीजिए, वो दोनों थोड़ी देर बाद आपको एक साथ बैठे नजर आएंगे, क्योंकि उन दोनों का रोज का है, थोड़ी देर में लड़ाई थोड़ी देर में प्यार होता तो यह चलता रहता है, आप टेंशन मत लीजिए, उनके तो झगड़े में भी प्यार है। मीरा जी ने कहा ठीक है अब आप आराम कर लीजिए। सिया ने कहा ठीक है मीरा माँ। सिया वहां से अपनी व्हीलचेयर घुमाकर किचन की तरफ माही और माही के पास चली गई। सिया माही तन्वी के पास पहुंची तो वे दोनों किचन में खाना बना रही थी। माही ने सिया को देखकर कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ चाहिए था तो आवाज दे देती। सिया ने माही को कहा तुम लोग तो दादू के लिए हलवा बनाने आए थे, तो ये सब क्या बना रही हो? तन्वी ने कहा हर रोज तो सबके लिए सर्वेंट ही खाना बनाते हैं, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज सबके लिए खाना बना दूं, और वैसे भी मैंने दादू के लिए हलवा पहले ही बना दिया था, तो मैं फ्री थी, वैसे भी कल से मैं ऑफिस जा कर रही हूँ तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने बना दिया। या सिया ने माही से पूछा माही तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, तुम वापस जाओगी या फिर यही रहने का सोच रही हो? सिया की बात सुनकर माही में सिया से कहा मैं सोच रही हूँ मैं भी यही तुम लोगों के साथ रुक जाऊं और यही रहकर कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लूंगी। सिया ने माही से कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जॉब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, तुम निखिल भाई की कंपनी ज्वाइन कर लेना, हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। माही ने कहा अरे नहीं, मैं ये जॉब अपनी काबिलियत पर पाना चाहती हूँ, ना कि निखिल भैया की सिफारिश पर। माही की बात सुनकर सिया ने कहा किसने कहा तुम्हें ये जॉब सिफारिश पर मिलेगी, तुम्हारा इंटरव्यू होगा, अगर तुम उसमें सिलेक्ट हो पाओगी तो ही तुम्हें जॉब मिलेगी। जाने कहा सिया ने कहा मैं निखिल भैया को बोलकर तुम्हारा इंटरव्यू फिक्स करा देती हूँ, तुम इंटरव्यू के लिए ऑफिस चली जाना। माही ने कहा ठीक है, तुम मुझे बता देना इंटरव्यू कब और कितने बजे है, मैं चली जाऊंगी। सिया ने कहा जब तक मैं ठीक नहीं हूँ जाती तब तक तुम मेरी जगह निखिल भाई की हेल्प कर सकती हो, वैसे भी तुम पूरा दिन फ्री रहती हूँ और घर में बोर होने से अच्छा है कि तुम बाहर जाकर मेरी जगह थोड़े दिनों के लिए काम संभाल लो।
तन्वी ने भी सिया की बात को सही ठहराते हुए कहा, सही तो बोल रही है, क्या तुम पूरा दिन वैसे भी घर में ही तो रहती हो, तो जब तक सिया ठीक नहीं हो जाती तुमने निखिल जी की हेल्प कर सकती हो। दोनों की बात सुन माही मान गई और माही बोलती है, ठीक है, मैं कल से निखिल भैया के साथ ऑफिस जाऊंगी। इस पर सिया और तन्वी खुश होकर सिया को हक कर लेती है। सिया माही को ऑल द बेस्ट बोल देती है। माही भी मुस्कुराते हुए सिया की तरह देखकर उसे थैंक यू बोला। तन्वी ने कहा, माही जाकर दादी दादू और मीरा माँ को बुला लाओ, तब तक मैं डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती हूँ, फिर सबके साथ बैठकर लंच करते हैं। मैं सबको बुला लाती हूँ, तुम खाना लगा दो। दूसरी निखिल अपने कैबिन बैठा काम ही कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होता है। निखिल ने अपना फोन उठाकर देखा तो कुणाल की कॉल आ रही थी। उसने कॉल पिक कर कहा, हाँ कुणाल बोलो, क्या हुआ। कुणाल ने निखिल से कहा, तुम कहाँ हो अभी। निखिल ने कहा, मैं अपने ऑफिस में हूँ। कुणाल ने पूछा, क्या तुम अभी फ्री हो। निखिल ने कहा, नहीं, आधे घंटे बाद में जरूर इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बस उसी के डॉक्यूमेंट देख रहा था। कुणाल ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारी मीटिंग खत्म हो जाए तो तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मुझे तुमसे सिया के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। सिया का नाम सुनते ही निखिल ने कुणाल को पूछा, क्या बात है, सब ठीक है ना। कुणाल ने निखिल से कहा, हाँ सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं, बस मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो तुम अपनी मीटिंग करते ही मेरे ऑफिस आ जाना। निखिल ने कहा, ठीक है, मैं जैसे ही फ्री होता हूँ तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा, तुम मेरा वेट करना। तभी माहिर कुणाल के केबिन को नॉक करता है तो सामने से कुणाल की आवाज आती है, कम इन। तो माहिर कुणाल के केबिन के अंदर आते हुए कुणाल से बोला, सर मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कुणाल ने माहिर की तरफ देखते हुए माहिर से पूछा, हाँ बोलो, क्या बात है। कुणाल की बात सुनकर, बॉस आपको 2 दिन के लिए मुंबई जाना होगा, हमारे मुंबई वाले प्रोजेक्ट में कुछ इशू आ गए हैं, मैंने यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश भी की थी लेकिन हो नहीं पाया, और कबीर सर का आपको पता ही है, वह प्रॉब्लम घटाने की जगह और बड़ा आएंगे, तो आपको ही वहाँ जाना होगा। कुणाल ने अपना सिर हाँ में हिलाया और माहिर को कहा, कहाँ, ठीक है, मेरे जाने की तैयारी करो, मैं कल ही मुंबई जाऊंगा। माहिर ने कहा, जी बॉस, मैं अभी आपके लिए सुबह की फ्लाइट की टिकट बुक कर देता हूँ। कुणाल ने हाँ में जवाब दिया। फिर उसके बाद माहिर वहां से निकल अपने केबिन की तरफ चला गया। ओल्ड कपूर मेंशन में माही गार्डन में दादू को बुलाने गई। दादू पौधे में पानी डाल रहे थे। माही दादू के पास आते हुए बोली, दादू चलिए लंच कर लीजिए। दादू ने पूछा, माही बच्चा, क्या तन्वी ने हमारे लिए हलवा बना दिया। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादू, आपके लिए हलवा भी बन गया और लंच भी बन गया, अब आप जल्दी से चलिए वरन खाना ठंडा हो जाएगा। दादू ने कहा, ठीक है, चलते हैं। फिर दोनों गार्डन से अंदर की तरफ आ गए। जब दादू और माही डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो वहां पर सिया, मीरा जी, दादी माँ और तन्वी पहले से ही मौजूद थे। माही ने कहा, अरे आप लोग आ गए, मैं तो आपको ही बुलाने आ रही थी। तन्वी ने कहा, हाँ तुम दादू को बुलाने गई थी तो मैंने सोचा तब तक मैं मीरा माँ और दादी माँ को बुला ले आती हूँ। दादू ने जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा, तन्वी बेटा जल्दी से हमें हलवा दीजिए, हमसे अब वेट नहीं हो रहा। दादी माँ ने कहा, पहले हाथ तो धो लीजिए, गंदे हाथों से खाना खाएंगे। दादू को याद आया कि वह तो बाहर गार्डन में काम कर रहे थे और उन्होंने हाथ नहीं धोए। वह जल्दी से हाथ धोने वॉश बेसिन के पास गए और अपने हाथ साफ कर वापस से डाइनिंग टेबल पर आप बैठे। तब तक तन्वी ने उनके लिए हलवा सर्व कर दिया था। दादू ने जल्दी से एक बाइट हलवा का अपने मुंह में डाला और उसे पूरे स्वाद ले लेकर खाने लगे। फिर तन्वी को कहा, तन्वी बेटा आपने बहुत अच्छा हलवा बनाया है, सच में आपने दिल खुश कर दिया। तन्वी ने कहा, थैंक यू दादू, आप जल्दी से खाना खा लीजिए, उसके बाद आपको दोपहर वाली दवाई लेनी है। फिर सब ने खाना खाने बैठ गए और सब ने मिलकर थोड़ी देर बाद लंच फिनिश किया और अपने अपने रूम में चले गए। दूसरी तरफ निखिल अपने मीटिंग खत्म कर सीधा कपूर एम्पायर के लिए निकल गया। वहीं माहिर कुणाल के केबिन में कुणाल को मुंबई वाले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स बता रहा था ताकि वह वहां जाकर सब अच्छे से हैंडल कर ले। तभी कबीर उसके केबिन को नॉक करता है। कुणाल ने उसे अंदर आने के लिए बोल दिया। कबीर अंदर आया और अपने हाथ में एक फाइल को लिए कुणाल के पास जाकर खड़ा हो गया। कुणाल ने माहिर को रुकने का इशारा किया और कबीर से पूछा, क्या हुआ। तो मैं कुछ काम था। कबीर ने कहा, भाई पहले आप इसे एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप इसको अप्रूवल दे देना। ये शर्मा आज के न्यू कलेक्शन की फाइल है, आप एक बार इन पर एक नज़र डाल लीजिए, अगर कोई गलती हो तो मुझे बता देना, तब तक मैं दीक्षित एंटरप्राइजेस के न्यू कलेक्शन का स्टॉक चेक कर लेता हूँ। कुणाल ने निखिल को कहा, का ठीक है, तुम जाओ, मैं इसे देखकर इसको अप्रूवल दे दूंगा। कबीर वहां से कुणाल को जी भाई बोलकर कुणाल के चैनल से बाहर चला गया। फिर कुणाल ने माहिर को कहा, माहिर तुम जाओ, बाकी की डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर देना। माहिर ने कहा, ओके बॉस, वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, पर जो रहता है उसे मैं आपको मेल कर दूंगा, एक बार आप चेक कर लेना। कुणाल ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर माहिर भी वहां से निकल गया। कुणाल अपने काम में बिजी था कि थोड़ी देर बाद उसका डोर फिर से नॉक हुआ।
कुणाल ने कम इन बोला तो इस बार निखिल अंदर आते हुए बोला, ओहो कपूर एम्परस के सीईओ साहब अभी भी बिजी हैं। कुणाल ने निखिल की तरफ देखते हुए कहा, ओहो तो फाइनली दीक्षित एंटरप्राइजेस के सीईओ को हमसे मिलने की फुर्सत मिल ही गई। निखिल ने कहा, क्या यार तुम कभी टोंट मारना बंद नहीं कर सकते। कुणाल निखिल की तरफ देखते हुए कहा, ज्यादा बकवास ना किया करो, चुपचाप बैठो। निखिल मुंह बनाकर बैठ गया। फिर निखिल ने पूछा, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम घर पर नहीं कर सकते थे, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। कुणाल अपनी चेयर से उठते हुए बोला, बात बहुत जरूरी थी और वह घर पर नहीं की जा सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें हाँ बुलाया था कि किसी को इस बारे में पता ना चले। निखिल ने सीरियस होते हुए पूछा, कौन सी बात। कुणाल ने कहा, तुम्हें याद है उस दिन हम यही सोच रहे थे कि सिया के जख्म एकदम कैसे ठीक हो गए। निखिल ने क्यूरियस होते हुए पूछा, हाँ वह तो हमें अभी भी नहीं पता ना कि वह सब कैसे हुआ। कुणाल ने निखिल को कहा, पर मैं जानता हूँ उस दिन सिया के साथ क्या हुआ था और उसके जख्म इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए थे। ये तो कभी साइंस में भी आज तक नहीं हुआ कि किसी इंसान के जख्म एक रात के अंदर ही ठीक हो जाए। मैं खुद ये बात जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि सिया के जख्म ऐसे कैसे ठीक हो गई, पर मैं जानता हूँ कि उस दिन सिया के साथ क्या हुआ था। निखिल ने कहा, यार जल्दी बताओ, मुझे भी जानना है, आखिर सिया के साथ यह सब क्या हो रहा है। वह मेरी बहन है, मुझे हर वक्त उसकी फिक्र लगी रहती है और जब से ये सब हुआ है मुझे उसकी फिक्र और ज्यादा होने लगी है। कुणाल ने कहा था, लेकिन किया के दुश्मनों को तो मैंने पकड़ लिया है, लेकिन सिया के दुश्मन इंसान ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें और भी है जो सिया की दुश्मन है। निखिल कंफ्यूज्ड होकर हुए बोला, तुम क्या पहेलियां बुझा रहे हो, साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर कुणाल ने कहा, तुम्हें याद है बचपन में जब काव्या और तुम्हारे मॉम डैड उस रोड एक्सीडेंट में घायल हुए थे, तो उस वक्त काव्या जंगल के अंदर पहुंच गई थी और उस समय वहां पर कुछ लोग थे जो किसी गलत काम को अंजाम दे रहे थे, लेकिन सिया गलती से उनके सामने आ गई और उनके इरादों को नाकामयाब कर दिया। निखिल ने पूछा, कैसा काम। तो कुणाल ने निखिल को कहा, तुम अधीर खन्ना को जानते हो। निखिल ने कहा, हाँ उसे कौन नहीं जाता, वह एकदम पागल ठरकी बुढ़ा और घटिया इंसान है, उसे पूरे शहर में पुलिस ढूंढ रही है लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। कुणाल ने कहा, उसका पता चलेगा भी नहीं क्योंकि उसको मैंने दूसरी दुनिया में भेज दिया है। निखिल ने चौंक से हुए कुणाल से कहा, क्या तुमने उसे मार दिया, पर क्यों। कुणाल ने कहा, सिया का जो एक्सीडेंट हुआ था वह अधीर खन्ना ने कराया था। निखिल ने अपनी चेयर से उठते हुए कुणाल को कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो। कुणाल ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, वह लोग सिया को जान से मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस दिन सिया का एक्सीडेंट कराया था ताकि वह अपने मकसद में कामयाब हो सके। निखिल ने कुणाल से पूछा, पर वो सिया को क्यों मरना चाहता था, सिया ने उसका क्या बिगड़ा था जो वो सिया की जान ही लेना चाहता था। तुम्हें सब पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। निखिल की बात सुनकर कुणाल ने निखिल को कहा, मैं तुम्हें ये बात सुबह से बताने का सोच रहा था लेकिन मैंने घर बताना सही नहीं समझा क्योंकि किसी को इस बारे में नहीं बता सकते। कुणाल ने निखिल को कहा, निखिल सिया जब उस दिन अपने आप ठीक हुई थी वह कोई छोटी बात नहीं थी, ये तो हम दोनों जानते हैं, पर मुझे नहीं पता था ये सब इतना ज्यादा खतरनाक उलझा हुआ हो सकता है, मुझे नहीं पता था। निखिल ने कुणाल से पूछा, तुम साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सब क्या है। कुणाल ने निखिल को कहा, सिया के पास मैजिक पावर है जिसको वह यूज करके किसी को भी अपने वश में कर सकती है और वह बहुत ताकतवर है, अकेले ही 50 गुंडों को मार कर गिरा सकती है। सिया के पास नागमणि की मैजिक पावर है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो बस खाई में गिरी थी लेकिन सिया किसी पेड़ के ऊपर गिरी थी जिस वजह से वह बच गई थी। सिया पेड़ से टकराकर जमीन पर गिरी थी, जब उसे होश आया तो उसे जो रास्ता दिखाई दिया उस पर चलती रही, लेकिन वहां पर सिर्फ सिया ही अकेली नहीं थी, वहां पर अधीर खन्ना और आदमी उस जंगल में मौजूद थे। अधीर और उसके आदमियों ने नाग नागिन के जोड़े को मौत के घाट उतार दिया था। वो नाग नागिन कोई साधारण नाग नागिन नहीं थे, वह इच्छाधारी नाग नागिन थे जो किसी भी इंसान का रूप ले सकते थे। उनके पास नागमणि की शक्ति आई थी जिनको हासिल करने के लिए अधीर खन्ना ने उनको मौत के घाट उतार दिया। जब वह शक्तियां अधीर खन्ना अपने अंदर लेने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच वहां से गुजर रही थी तो वह शक्ति अधीर खन्ना के अंदर प्रवेश ना करके सिया के अंदर प्रवेश कर गई और विधि के विधान के अनुसार 25 वर्ष तक वह शक्तियां सिया के ऊपर हावी नहीं हो सकती थी। अब सिया 25 वर्ष की हो गई है तो अब उन शक्तियों का यूज कर सकती है, लेकिन सिया भी नहीं जानती कि उसके अंदर यह सारी शक्तियां मौजूद है, वह चाहे तो इन शक्तियों का यूज करके कुछ भी कर सकती है। लेकिन जिस दिन उसने इन शक्तियों का गलत उपयोग किया तो वह सकते उसके वह शक्तियां तभी के तभी उससे छीन ली जाएगी। सिया को शक्तियां नागमणि की रक्षा और नागलोक की रक्षा के लिए दी गई है ताकि वो उन सबको बचा सके। सिया को हर अमावस्या के दिन शिव मंदिर जाकर शिव तांडव करना होगा और अपने नाग योनि की रक्षा करनी होगी।
ये सब सुन निखिल तो सदमे में चला गया था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कोई फिल्म की कहानी सुनाई जा रही है या उसकी बहन की जिंदगी की कहानी। उसे सब फिल्मी दुनिया की डायलॉग्स लग रहे थे, लेकिन ये सब हकीकत था। कुणाल ने निखिल को ऐसे बैठा देख कुणाल उनसे पूछा, क्या तुमने विश्वास नहीं? सुना ने निखिल को कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि किसी इंसान के जख्म एक रात के अंदर ही भर जाए? क्या तुमने कभी देखा है कि किस इंसान को पता ही ना हो कि उसके जख्म एक दिन के अंदर कैसे भर गए? निखिल को अब जाकर रियलाइज्ड हुआ कि कुणाल सच बोल रहा था। उसने भी तो उस दिन देखा था कि सिया के सारे जख्म एक दिन के अंदर ठीक हो गए थे, और ऐसा तो कभी हो नहीं सकता था कि एक इंसान के जख्मों एक दिन के अंदर भर जाए। निखिल ने कुणाल से कहा, तुम सरल सही बोल रहे हो कुणाल, पर अब हम क्या करेंगे? हम सिया को इन सब से कैसे बचाएंगे? कुणाल ने कहा, मुझे भी नहीं पता कि अब हमें क्या करना चाहिए। बस अब हमें देखना होगा कि सिया की पावर किस तरह से सामने आती है। हमें बस इंतजार करने के अलावा और कुछ नहीं करना। फिर खुदा ने कहा, चलो मेरा भी काम खत्म ही हो गया है और तुम्हारा भी, तो सब अब घर चलते हैं। मुझे मुंबई के लिए निकलना है। निखिल कुणाल से पूछता है, तुम मुंबई जा रहे हो? क्यों और कब, किस लिए? कुणाल ने निखिल कितने सारे सवालों को सुनकर निखिल से कहा, मेरा मुंबई वाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसमें थोड़े से लीगल इश्यूज हो गए हैं। उन्हें कोई और हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ही वहां की गवर्नमेंट से बात करनी होगी। तो मुझे कल मुंबई के लिए निकलना है। अगले 2 दिन तक मैं दिल्ली से बाहर रहूंगा, तो तुम मेरे बाद में सबका ख्याल रखना। निखिल ने कहा, अरे कोई नहीं, यहाँ तो हम संभाल लेंगे। तुम जाओ, अपना काम खत्म करके जल्दी से वापस आना। कुणाल अपना फोन और लैपटॉप बैग उठाकर निखिल से कहा, चलो घर चलते हैं। फिर निखिल ने कुणाल के पीछे आते हुए कहा, माहिर और कबीर कहाँ हैं? उनको भी साथ लेते हुए चलते हैं, सब एक साथ घर चलते हैं। कुणाल ने माहिर को फोन किया और कबीर को अपने साथ लाने के लिए उसे बोलकर काज की तरफ चले गए। दोनों नीचे जाकर प्राइवेट एरिया में उनका वेट करने लगे। चारों अपनी अपनी कार से आए थे, तो अपनी अपनी कार से ही जाते। उन्होंने अपनी कारें वीआईपी एरिया में ही बाकी हुई थी, पार्क की हुई थी। थोड़ी देर बाद माहिर और कबीर भी उन दोनों के पास आ गए। माहिर ने और कबीर ने निखिल को वहां देखा तो निखिल से दोनों पूछने लगे, अरे माहिर भैया, आप यहाँ क्या कर रही हो? निखिल ने जवाब देते हुए कहा, क्यों, मैं हाँ नहीं आ सकता तुम लोगों से मिलने? माहिर ने निखिल को ताना देते हुए कहा, हाँ तभी तो तुम हमसे मिले बिना ही घर जा रहे हो। निखिल ने हंसकर कहा, मैं तुम लोगों को साथ लेकर घर जा रहा हूं, ना कि तुम्हारे बिना। खुदा ने कहा, चलो अब बहुत हुआ, अब घर चलते हैं। फिर चारों अपनी अपनी कार में बैठ गए। सबसे आगे निखिल की कार, उसके बाद कुणाल की कार, फिर माहिर और कबीर की। चारों का कार लाइन से कपूर एम्पायर्स के बाहर निकली। सबकी नजरें उन चमचमाती बीएमडब्ल्यू, फरारी और रोल्स रॉयस पर अटक गई। चारों कार सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। कबीर ने माहिर को कॉल किया और कहा, चलो माहिर भाई, इंदौर बोरिंग लोगों से रेस लगाते हैं। माहिर ने कहा, तो मैं कुणाल का पता है ना, उसे ओवर स्पीड से कितनी प्रॉब्लम है, वह घर जाकर हमारा बैंड बजा देगा। कबीर ने कहा, इनका तो हमेशा का यही रहता है, चलो आज कुछ नया करते हैं। कबीर ने निखिल को हॉर्न देते हुए उसे ओवरटेक कर लिया। निखिल हैरानी से माहिर की कार को देख रहा था। उसके बाद कबीर ने अपनी कार की फुल स्पीड कर दी और तीनों कारों को फुल स्पीड में ओवरटेक कर लिया। कुणाल कबीर को कॉल किया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? इतनी तेज कार क्यों चला रहे हो? कबीर ने कहा, मैं कार तेज नहीं चला रहा है, बल्कि हम रेस कर रहे हैं। कुणाल ने कबीर को डांटते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सब कितना डेंजरस हो सकता है, तुम्हें अंदाजा भी है? सभी ने कुणाल को कहा, भाई आप बोरिंग हो, कम से कम हमें तो लाइफ एंजॉय करना करने दिया करो। वैसे भी यह सब आपके बस का नहीं है, आप बस अपने बिजनेस पर ध्यान दो। ये सब यंग लोग करते हैं, ना कि आप जैसे बड़े बूढ़े। कुणाल ने कहा, अच्छा तो मैं तुम्हें बड़ा बड़ा नजर आता हूँ? रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं। फिर कुणाल ने अपनी कार की फुल स्पीड करते हुए तीनों कारों को पीछे छोड़ दिया। चारों कार एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगी हुई थी। सब लोग उन्हें अच्छे से नोटिस कर रहे थे। कुछ लड़कियों के तो भूख खुले के खुले रह गए जब उन्होंने इतनी महंगी और लग्जरी कार एक साथ जाते हुए देखी। वही कुणाल की ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छी थी, उसने सबको पीछे छोड़ दिया और सबसे आगे पहुंच गया। फिर कुणाल ने कबीर को कॉल किया और कहा, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, उसी तरह बड़ा भाई होता है और छोटा छोटा ही रहता है। तो आगे से मुझे चैलेंज करने की हिम्मत मत करना। ऐसा कोई काम नहीं जो कुणाल कपूर नहीं कर सकता, समझे? फिर कुणाल ने फोन काट दिया और स्पीड से गाड़ी लेकर और कपूर मेंशन के लिए निकल गया। वह तीनों कार उसे अपने सामने से ओझल होते हुए देख पा रही थी। दूसरी तरफ ओल्ड कपूर मेंशन में ध्यान रेहान और सिया, तीनों सिया के रूम में बैठे बातें कर रहे थे। तो सिया के पैर में बार बार इचिंग हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि वह प्लास्टर को फाड़ के अभी अपना पैर खो जाने लगे। फिर उसके दिमाग में आइडिया आया कि वह शाम को तो इसको निकलने वाली है ही, तो क्यों ना उसको अभी निकाल दिया जाए। उसने रेहान से कहा, रेहान क्या तुम मुझे कोई सीजल आकर दे सकते हो या कोई चाकू ला दो?
रेहाना ने पूछा, वह सब आपको किस लिए चाहिए? सिया ने कहा, अरे मुझे कुछ काम है, जल्दी से ला दो ना यार, इतने सवाल जवाब करने की तुम्हारी आदत बन गई है, जब देखो तब सवाल, जब देखो तब सवाल। रेहान ने सिया से कहा, ओके ज्यादा मुंह मत बनाओ, मैं लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद रेहान ने एक तेज धार वाला चाकू सिया को लाकर दे दिया। सिया ने रेहाना और रेहान दोनों को कहा, क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए मेरे रूम से बाहर जा सकते हो? मुझे कुछ जरूरी काम है जो मैं तुम लोगों के सामने नहीं कर सकती। रेहाना ने कहा, पर भी आपको ऐसा क्या काम है जो आप हमारे सामने नहीं कर सकती? सिया ने रेहाना को आंखें दिखाकर कहा, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती? मैं बोल रही हूँ इतना करो, वरना किसी दिन तुम मेरे हाथों से बुरी तरह पीटने वाली हो। रेहाना ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, जा रहे हैं, इतना भड़क क्यों रही हो? रेहाना ने रेहान को कहा, चलो रेहान, नहीं तो ये हमारी पागल बहन इस चाकू से हमें ही मार डालेगी। फिर दोनों बाहर चले गए। रेहाना ने रेहान से कहा, मुझे लग रहा है दी कोई नया कांड करने वाली है, हमें उन पर नजर रखनी चाहिए। सिया ने उनके जाने के बाद अपने रूम की डोर अंदर से लॉक कर ली और बेड पर बैठकर अपने प्लास्टर को चाकू की मदद से काटने लगी। रेहाना ने सिया के रूम का डोर खोलने की कोशिश की तो डोर अंदर से बंद था। उन्हें समझ आ गया कि पक्का अंदर कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। उसने रेहान से कहा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि यह जरूर कुछ न कुछ करने वाली है, देखो हमें बाहर निकाल कर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। चलो कहीं और से अंदर देखने की कोशिश करते हैं। फिर वो दोनों खिड़की के पास आए। खिड़की अंदर से लॉक नहीं थी। रेहाना धक्का देकर खिड़की खोल दे। रेहाना ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो सिया बेड पर बैठकर अपने प्लास्टर को काट रही थी। पीछे से रेहान ने भी ये देख लिया। उन दोनों ने चिल्लाते हुए कहा, यदि आप क्या कर रहे हो? हमने कहा इसे अभी के अभी रोक दो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया ने दोनों को इग्नोर करते हुए अपना काम जारी रखा। रेहान ने पूरी कोशिश की पर सिया नहीं मानी। रेहाना ने सिया से कहा, अभी के अभी नहीं रुकी तो मैंने आपकी वीडियो निखिल भैया और तनु दी और माही दी को सेंड कर दूंगी और साथ ही साथ उनको बता दूंगी कि आपने पार्टी वाले दिन उनके साथ क्या किया था, फिर आपको उनसे कोई नहीं बचा सकता। सिया ने दोनों से इरिटेट होकर कहा, चुप करो, तुम दोनों जाओ अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मेरे पैर में बहुत ही खुजली हो रही है, मैं इसको निकाल रही हूँ। तो निकाल रही हूँ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं बस इसको निकाल रही हूँ। रेहाना ने सिया से कहा, पक्का आप नहीं मान रही? सिया ने कहा, नहीं। फिर रेहाना ने अपना फोन निकाला और पार्टी वाली सारी वीडियोस तन्वी और निखिल और माही को सेंड कर दी और सिया से कहा, अब आपको इन तीनों से कोई नहीं बचा सकता, अब आपको जो करना है आप करो। मैंने उन तीनों को आपके के कांड के बारे में सब बता दिया है। सिया ने कहा, ठीक है जाओ जाओ, मैं उनसे डरती नहीं हूँ, मैं भी देख लूंगी वह मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और सिया ने अपना प्लास्टर पूरा काट कर जमीन पर पटक दिया और अपने पैर को हिला हिला कर रेखा देखा और फिर उसे खुल जाने लगी और खुद से ही कहा, बाया चेन, इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया था।